हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड केमिस्ट्री एकेडमी। इसके अंदर जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा आपका। इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो पॉइंट नंबर 8 से चलना है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 दिया है कि ए मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड आपको दिख रहे हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब दोस्तों यहाँ पर समझना है आपको कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से सिंपल सा मीनिंग क्या है। होमोजीनियस का मीनिंग रहता है सेम कंपोजिशन, जहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, इस तरीके के। देखो, आप शुगर को अगर देखोगे तो वो सॉलिड रहता है और वाटर आपके पास क्या होगा, लिक्विड। जब इन दोनों को आप फाइनली डिसोल्व करोगे तो फाइनली आपको एक फेस मिलेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, दैट मीन्स इक्वल टू लिक्विड फेस। तो ये होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब उसी से आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आपके पास हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, जैसे सैंड एंड वाटर। सैंड और जो वाटर आपके पास होगा उसको आप कभी भी डिसोल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे आप उस पर कितना भी मैकेनिकल वर्क करें तो वो कभी भी डिसोल्व नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो चीजें आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को जनरली हम क्या मानते हैं कि जहाँ पर भी आपके पास एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट की बात करते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो यानी ये भी क्या है, तरीके का प्योर सब्सटेंस का पार्ट रहता है। दिस पार्टिकल में बी एटम, मॉलिक्यूल लाइक सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद अगर यहाँ से देखें, when two or more than two different elements combine the molecule of a compound obtain। यानी जैसे आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको जब आप कंबाइन करोगे तो ये बनता है H2। तो आपके पास पता है दोस्तों कि ये H2 क्या है, एक कंपाउंड है। अब कुछ SI सिस्टम्स हैं जो आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, ये सब आपके लिए कॉमन है। जैसे लेंथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, मास को स्मॉल एम से, टाइम को स्मॉल टी से। इस तरीके से फिजिक्स में भी सेम आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इसके अंदर जो है दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर यूज होगा वो आपके पास क्या होगा, फिजिक्स में होगा। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड होगी चीज़ें वो मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। ठीक है। जैसे अगर मास और वेट के अंदर आप डिफरेंस देखोगे तो मास आपके पास क्या होता है, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, और जबकि आपके पास वेट क्या होगा, वो ग्रेविटी डिपेंडेंट फिनोमिना, यानी वो ग्रेविटी पर डिपेंड रहता है। अर्थात आपका ग्रेविटी पर उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा जब वेट हो। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझो, केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्लियर। ये फॉर्मूला है आपके पास। सपोज दैट आपको फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आपको निकालना है, तो केल्विन इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास ये है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे दो 25 प्लस 273.15। क्लियर। तो ये बन जाएगा 298.1। अप्रोक्सीमेट हम इसको 273 लिख सकते हैं। क्लियर। बट अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए तो बनेगा 273.15। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो, वैसे तो यहाँ पर इसके अंदर कोई ज़्यादा यूज नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट आपके पास 0.000235 इस तरीके का कोई नंबर दिया हुआ है या कोई आपका आंसर आया है, तो उसका आप कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा 2.38। क्लियर। 2.38। अब 2.38 से पहले के नंबर देख लो आप, ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻⁻।
क्लियर। तो ये होता है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, यानी आप सिंगल डिजिट के बाद कोई भी पॉइंट्स अगर होंगे या कोई भी नंबर्स होंगे उनको पॉइंट वाइज लिखोगे और सिंपली यानी इसका जो टर्म होगा n इंटू 10⁻n की टर्म में इसको आप लिखो, सिंपल। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, समझ आ रहा है इतनी चीजें आप। उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके लिए बहुत है, बट आपके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कुछ ही चीजें आपको बताएगी। जैसे अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 12.00, ठीक है, तो हम इसको 12.00 क्यों लिखते हैं जबकि इसकी वैल्यू अब भी 12 है और उसके बाद भी 12 ही रहेगा। तो 12.00 इन द सेंस मीन्स कि आप किसी भी चीज को कितना एक्यूरेट तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद से आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ से आपका पूरा केमिस्ट्री या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पार्ट स्टार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चीजें समझ आ रही, मतलब मास आपका जो रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस का मीनिंग है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। जैसे अगर H2O का वेट अगर आप निकालोगे तो वो 18 आएगा, लेकिन अगर रेशो वाइज निकालोगे तो 2:16 यानी 1:8 यहाँ पर आपको मिलेगा। ये होता है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी मोलिकुलर मास जो होता है उनका रेशो आप निकाल लीजिए, जो भी आपके पास सिंपलेस्ट रेशो बनता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहाँ पर आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, जैसे आपके पास है SO2 और SO3, तो ये लॉ ऑफ क्या होगा आपके पास मल्टीपल प्रोपोर्शंस का एग्जांपल है। जैसे SnO2, ठीक है, और आपके पास SnO या SnCl2, SnCl4, इस तरीके के तमाम एग्जांपल आपके आसपास होंगे। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप के रेशो में आपको मिलता है, तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। H2O, H2O2, ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1808 के आसपास ये अपने रूल को दिया था। You observed that when gases combined are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Clear? इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आपके पास इन दैट केस प्रेशर है और टेम्परेचर है, तो कुछ इसमें इस तरीके के इक्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया था, P प्रोपोर्शनलिटी। दैट मीन्स जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हो। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर होगा। अब एवोगैड्रो लॉ भी होता है इसी तरीके से। एवोगैड्रो ने स्टेटमेंट दी V प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। ये नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का वॉल्यूम। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए, ठीक है, डाल्टन थ्योरी। तो ये 1808 के आसपास यही थी। अब यहाँ पर क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं इसके, जैसे आपके पास है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी एटम की प्रोवाइड की थी वो डाल्टन भाई साहब ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी अगर कोई आपके पास जैसा हाइड्रोजन, ठीक, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, उसका मास कितना है 1 और एटॉमिक नंबर कितना है, तो यानी हाइड्रोजन का करैक्टर अलग होगा, वैसे ही फ्लोरीन का उससे अलग।
कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। जैसे भी मैंने H2 के बारे में बताया कि फिक्स रेशियो के अंदर रहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट बी destroyed इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर देना, यानी ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। क्लियर? तो होपफुली ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।